हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 की वैकेंसी चाहे जब आ जाए तो आप लोग इसकी तैयारी कंटिन्यू जारी रखिए। और इसके पहले अभी मैंने कल की वीडियो में 51 से 75 तक क्वेश्चन हल कराया था। आज मैं 76 से 100 तक क्वेश्चन हल कराऊँगी। और जो लोग वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी वीडियो उन तक पहुँच सके। ये वीडियो समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने 51 से 75 तक क्वेश्चन हल कराया था, तो आज 76 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है। ऑप्शन देखते हैं। ए शैक्षिक स्तर में बदलाव और बी राजनीतिक स्थिति में बदलाव, सी पर्यावरण में परिवर्तन और डी बुनियादी ढांचे में बदलाव। तो इसमें राइट आंसर क्या है, तो इसमें राइट आंसर है ए शैक्षिक स्तर में बदलाव। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। कौन सा कारक है जो सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकता है, ये मार्क्स के अनुसार है। ऑप्शन देखते हैं। ए केवल हिंसक तरीके से, बी केवल शिक्षा द्वारा, और सी केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा, और डी बुर्जुआ वर्ग को मारकर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर है सी केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकसित देशों से विकसित देशों तक समाज में विशेषज्ञता और विविधीकरण की बढ़ती प्रक्रियाओं को कहा जाता है। यानी कि अविकसित देशों से विकसित देशों तक समाज में विशेषज्ञता और विविधीकरण की प्रक्रियाओं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, विशेषज्ञता और विविधीकरण की बढ़ती प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। वैश्वीकरण, बी आधुनिकीकरण, सी औद्योगिकरण और डी सामाजिकरण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर है बी आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या है। सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ए सतत प्रणालीगत पूर्वाग्रह और भेदभाव, और बी मौजूदा सामाजिक संरचनाओं और प्रणालियों को सुदृढ़ करना, सी अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना, और डी सामाजिक व्यवस्थाओं को यथास्थिति बनाए रखना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर है सी अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना। ये राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज स्वभावतः डॉट 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 है। यानी भारतीय समाज स्वभावतः डॉट डॉट है, क्या है देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए आदिवासी, बी बहुलवादी, और सी ग्रामीण, और डी शहरी। तो इसमें क्या है, राइट आंसर है, तो इसमें राइट आंसर है बी भारतीय समाज स्वभावतः बहुलवादी है। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर डॉट 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 वर्णों में विभाजित किया गया था। यानी भारतीय हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ए 3, बी 4, सी 5 और डी 7। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्योंकि पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन को संदर्भित करता है।
आय परिवर्तन को संदर्भित करता है, तो इसमें क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमीकरण, बी आधुनिकीकरण, सी ब्राह्मणीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या लिखेंगे? तो इसमें राइट आंसर लिखेंगे ए पश्चिमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए आर देसाई, बी मैकाइवर पेज और सी मैकाइवर और डी दुर्खीम। यहाँ पेजर लिख दिया गया है गलती से। तो कौन करता है मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग? तो ऑप्शन ए आर देसाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए अहिंसा, बी त्याग और सी मोक्ष और डी मानव कल्याण का स्वैच्छिक प्रचार। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मोक्ष, यानी सी ऑप्शन सही है। मोक्ष को ही अंतिम लक्ष्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म ... में हुआ था और उनकी मृत्यु ... में हुई थी। यानी उनकी मृत्यु जो है, मृत्यु और जन्म दोनों पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है कुंडग्राम और पावा, यानी सी सही है। सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन देखते हैं। ए जात व्यवस्था का कमज़ोर होना, बी तलाक की संख्या में वृद्धि और सी एकल परिवारों का आगमन। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, क्योंकि जात व्यवस्था भी कमज़ोर हो गई पश्चिमीकरण की वजह से और तलाक की संख्या में भी वृद्धि हो गया है और एकल परिवारों का जो है आगमन हो गया है। संयुक्त परिवार धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से असत्य हैं? कौन से सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? नंबर 1, संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। और दूसरा है, संविधान की 5वीं अनुसूची किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो दोनों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब आंसर दीजिएगा। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है 1। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। ये सही है, यानी कि 1 सही है, केवल 1 ही सही है। क्वेश्चन ये है, बिहार में कितनी जनजातियां हैं? बिहार में कितनी जनजातियां हैं? तो ऑप्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 32। तो इसमें कितनी जनजातियां हैं? तो 32, यानी डी 32 जनजातियां हैं। 32। भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय पूछा गया कौन है? ऑप्शन देखिए, संथाल, बी थारू, ओसी, चिंता और डी भील। तो इसका ऑप्शन डी है भील। भील गलत लिखा गया है, टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है, ये भील ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी भील राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी जनजातियां हैं? क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 90, भारत में कितनी जनजातियां हैं? ऑप्शन देखिए, ए 645, बी 565, सी 345 और डी इनमें से कोई नहीं। तो कितनी जनजातियां हैं? तो वर्तमान में 645 जनजातियां हैं।
ऑप्शन ए 645 जनजातियाँ हैं। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाएंगे, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो आप लोग अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं? ए मध्य प्रदेश, बी नागालैंड, सी पश्चिम बंगाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इजी है, सबको पता होगा, ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी जनजातियाँ हैं? झारखंड में बताइए कितनी जनजातियाँ हैं? ऑप्शन ए 45, बी 32, सी 42, डी इनमें से कोई नहीं। कितनी जनजातियाँ हैं? यहाँ भी 32 जनजातियाँ हैं, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का हो। जब प्रजातियाँ एक क्षेत्र में एक साथ रहती हैं तो उन्हें ... के रूप में जाना जाता है। पढ़ लीजिए, व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का हो, जब प्रजाति एक क्षेत्र में एक साथ रहती है तो उन्हें ... के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए कीस्टोन प्रजाति, बी समुदाय, सी गिल्ड और डी जनसंख्या। तो उसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम जनसंख्या कहेंगे, जो एक साथ रहती हैं। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या की विशेषताओं और मापदंडों के अध्ययन को परिभाषित करता है। उस शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या की विशेषताओं और मापदंडों के अध्ययन को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन देखिए, ए जनसांख्यिकी, बी जनसंख्या पारिस्थितिकी और सी जनसंख्या घनत्व और डी मृत्यु दर। इसको हम क्या कहेंगे? तो हम जनसांख्यिकी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन ए जनसांख्यिकी कहेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देख भी लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, और सब्सक्राइब नहीं करना भूल जाते। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा वीडियो आप लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा? और कम से कम लाइक तो कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर खराबी बना है तो भी डिसलाइक तो कर दीजिए, ना अच्छा बना हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध पुस्तक के लेखक हैं। एक निबंध पुस्तक के लेखक हैं, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, ए माल्थस, बी जेम्स प्रिंसेस, सी किन्स और डी फ्रैंक नॉटेनस्टीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो माल्थस होगा। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं? ए माल्थस द्वारा जनसंख्या एक सिद्धांत, बी स्टम जनसंख्या का सिद्धांत, सी जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत और डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसे क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है बी इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। इसे हम इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNPAFA के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाती है? पहले ध्यान से देखिए, UNPAFA के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 15 से 64, बी 18 से 62, सी 16 से 60, डी 17 से 65। इसका राइट आंसर होगा ए 15 से 64 वर्ष कामकाजी जनसंख्या की आयु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? यहाँ दशकीय वृद्धि दर पूछी गई है जनसंख्या की। तो ऑप्शन देखते हैं, +21.54, बी +20.5 और सी +17.6 और डी +18.64। इसमें कितना, कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें राइट आंसर है सी 17.6 जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी। कितनी थी? +17.6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। भारत की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ए कम मृत्यु दर, बी आव्रजन, और सी उच्च जन्म दर, और डी उत्प्रवास। तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी उत्प्रवास। यानी उत्प्रवास जो है जनसंख्या के लिए, भारत की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए विकल्पों की टोकरी का विस्तार, ए विकल्पों की टोकरी का विस्तार, और बी एकीकृत RMNCH+A के माध्यम से किशोरों सहित सभी लाभार्थियों को सेवाओं का प्रावधान, और सी बेहतर सेवा वितरण के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना, और डी 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर है डी 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। यानी 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, ये राइट आंसर है। फ्रेंड्स, फिर से कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।